वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में। अब ये कोऑपरेटिव फार्मिंग होती क्या है? इसमें कुछ फार्मर्स अपने सारे रिसोर्सेज को अपनी मर्जी से एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि उन्हें एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग वो कर सकें। इंग्लिश में बोला जाए तो ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो कि अपने रिसोर्सेज को वॉलंटरीली एक जगह पे इकट्ठा करते हैं ताकि वो प्रॉफिटेबल फार्मिंग कर पाएं। एग्जाम्पल से समझो, जैसे एक सोसाइटी में 10 से 15 फार्मर्स रहते हैं, तो वो सारे फार्मर्स अगर इंडिविजुअली अपने खेतों पे फार्मिंग करेंगे तो भैया सबको एक एक ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा, बहुत महंगा आने वाला है। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि सब लोग थोड़े से पैसे देकर एक ट्रैक्टर खरीद ले और भैया उसी ट्रैक्टर से सब अपने खेतों के ऊपर प्लोइंग कर ले। अब जरा सोच कर देखो कि उन फार्मर्स के कितने सारे पैसे बच जाएंगे। तो हुई ना एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग। अब इसमें एक डायमेंशन और है। जैसे ये तुम एक विलेज मान लो और इस विलेज में ये किसी मंगलू का फील्ड है, ये किसी डब्लू की फील्ड है, ये किसी एक्स वाई जेड, मतलब ये सब फील्ड अलग अलग लोगों को बिलोंग करती हैं। तो इसमें होने क्या वाला है भैया? इस खेत का मालिक, इस खेत का मालिक, इस खेत का मालिक, इस खेत का मालिक, इसका मालिक, इसका मालिक, इसका मालिक, सब मिलकर पहले इसमें खेती कर लेंगे, फिर सब मिलके इसमें खेती कर लेंगे, फिर इसमें खेती कर लेंगे, इसमें ऐसे ही मतलब सब में खेती करते चले जाएंगे। तो इससे देखो लेबर भी हमारा ज्यादा नहीं लग रहा, मतलब जो सोसाइटी वाले हैं वही लेबर का काम कर रहे हैं, हमें अलग से लेबर खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो ये मंगलू का प्लॉट है, इसके ऊपर सब काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्लॉट मंगलू का ही रहने वाला है, मतलब द इंडिविजुअल फार्म विल रिमेन इंटैक्ट। ऐसे नहीं होगा कि ये वाला जो मंगलू का प्लॉट है वो पूरी की पूरी सोसाइटी का हो जाएगा, नहीं, ये प्लॉट मंगलू का ही रहने वाला है। अब भैया कोऑपरेटिव फार्मिंग करने के कुछ और फायदे होते होंगे, तो तुम्हारी एनसीईआरटी में 3 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला कि ये इतने सारे मालिक एक साथ अपने रिसोर्सेज को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं ताकि वो इनपुट्स ऑफ फार्मिंग ला सकें। जैसे वो ट्रैक्टर वाले एग्जाम्पल से हमने समझा था। सेकंड, जैसे ये इतने सारे फार्मर्स हैं, तो जब भैया खेती हो जाएगी तो फिर इनका कुछ प्रोडक्ट भी तो निकलेगा। तो जब ये इन्हें मार्केट में बेचने जाएंगे तो ये सबसे ज्यादा फेवरेबल रेट्स के ऊपर बेच पाएंगे, क्योंकि भैया इतने 8-10 फार्मर्स होंगे और सब एक ही शॉपकीपर को बेचेंगे, तो वो बार्गेनिंग कर सकते हैं कि देख लो भैया हम तो अपनी सारी की सारी क्रॉप आपको ही बेचने वाले हैं, अगर आप ठीक ठीक दाम पे लगाते हो तो हम आपको ये क्रॉप दे देंगे, नहीं तो भैया दूसरे दुकानदार हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है? ये लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं फेवरेबल रेट्स के ऊपर। और अब थर्ड पॉइंट क्या है कि मान लो इन लोगों को अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना, तो ये लोग अपने घरों पर ही अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मतलब जैसे वीट है तो वीट का ये लोग फ्लोर बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट हमारा ये था कि ये जितने भी ऑनेस्ट फार्मर्स हैं ये प्रोसेसिंग करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे और इन्हें चीप रेट के ऊपर बेच सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। अभी से समझते हैं चीप रेट्स के ऊपर कैसे बेचेंगे। देखो अभी हम पढ़ के आए थे, ये अपने सारे के सारे रिसोर्सेज एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। जैसे वो ट्रैक्टर वाला एग्जाम्पल, भैया तो इतने सारे पैसे तो बच गए ना। अगर हर एक इंसान अपना इंडिविजुअल ट्रैक्टर खरीदता तो कितने लाखों करोड़ों का खर्चा बैठ जाता, पर इन सब ने तो एक ही ट्रैक्टर से काम चला लिया, तो इनकी बहुत सारी बचत हो गई। तो अगर ये अब अपने प्रोडक्ट्स
चीप रेट के ऊपर भी बेचते हैं तब भी इन्हें प्रॉफिट है। और दूसरा फायदा हम इसका यह भी ले सकते हैं कि कंज्यूमर भी बहुत खुश हो जाएंगे और कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे इन लोगों की तरफ कि भैया वहां से तो बहुत सस्ते सस्ते और क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो हम तो वहीं से जाकर खरीदेंगे। और बस एक चीज हमें और इसमें याद रखनी है कि डेनमार्क एक ऐसी लौती कंट्री है जिसमें हर एक फार्मर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है। तो यहां पर तुम्हारी कोऑपरेटिव फार्मिंग हो जाती है खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग के ऊपर। अब हम आ गए हैं लास्ट टाइप ऑफ फार्मिंग के ऊपर, जो कि है कलेक्टिव फार्मिंग। तो देखो, कलेक्टिव फार्मिंग में जो भी हमारे फार्मर्स की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर सोशल ओनरशिप होती है, मतलब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जैसे अभी हम पीछे कोऑपरेटिव फार्मिंग में पढ़कर आए थे कि सभी फार्मर की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी रहती है जो कि इंटैक्ट रहती है, और ये सारे फार्मर्स मिलकर हर एक जमीन के ऊपर काम करते हैं। बट इसमें ये सारे फार्मर हर एक जमीन के ऊपर काम करेंगे, लेकिन ये जमीन उनकी नहीं होगी। ये जमीन होने वाली है गवर्नमेंट की, सोशल ओनरशिप। तो हमारे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर गवर्नमेंट का कब्जा रहने वाला है। अब चाहे वो टूल्स हो या ट्रैक्टर हो या सीड्स हो, भैया सबके ऊपर गवर्नमेंट ही कंट्रोल करने वाली है। और ये जो कलेक्टिव लेबर है, मतलब एक खेत के ऊपर काम कर रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेंगे। एग्जाम्पल दिया है बुक में कलेक्टिव फार्मिंग का कोलखोज। तो जो सोवियत यूनियन थी, 15 रिपब्लिक्स का ग्रुप, उसके अंदर कोलखोज कहा जाता था कलेक्टिव फार्मिंग को। अब ये वहां पे इंट्रोड्यूस इसलिए करी गई थी ताकि ये अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट कर सकें और ग्रेन्स की प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बन सकें। यूं तो कलेक्टिव फार्मिंग में हमारे फार्मर्स की प्रॉपर्टी, खेत, ये सब गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, बट गवर्नमेंट फार्मर्स को अलाउ कर देती है कि भैया तुम स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड रिटेन कर सकते हो। अब उस छोटे छोटे प्लॉट में मुझे नहीं पता वो क्या उगाते होंगे रशियंस, क्योंकि वहां पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट रहता है। बट अगेन उन्हें ये स्मॉल प्लॉट दिए जाते थे ताकि वो अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। सोवियत यूनियन में गवर्नमेंट ईयरली टारगेट्स बनाती थी कि भैया इस पैच ऑफ लैंड से हमें इतने टन गेहूं चाहिए या इतने टन कुछ बारले या कॉर्न कुछ चाहिए। तो फार्मर्स को उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ता था। अब भैया फार्मर्स ने वो प्रोडक्शन भी कर ली, उसके बाद फार्मर्स एक फिक्स्ड प्राइस में गवर्नमेंट को ही वो क्रॉप बेच दिया करते थे। और मान लो कभी किसी ग्रुप ने बहुत एक्सेस में प्रोडक्शन कर दी, मतलब जो गवर्नमेंट ने ईयरली टारगेट बनाया था उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर दी, तो या तो वो आपस में ही बांट लिया करते थे उस ग्रुप के मेंबर्स, या फिर वो उसे मार्केट में बेच दिया करते थे। और जो पैसे बने वो उन्होंने अपने ग्रुप में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब भैया फार्मर को अपने खेतों के ऊपर ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, टूल्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो वो टूल्स के लिए फार्मर्स को टैक्सेस पे करने पड़ते थे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हर एक चीज गवर्नमेंट के अंडर है, तो ये टैक्सेस हमें गवर्नमेंट को पे करने ही पड़ेंगे। अब भैया फार्मर्स हमारे फ्री में तो काम करने वाले हैं नहीं, तो फार्मर्स को पेमेंट भी मिलती थी। पेमेंट कैसे मिलती थी? उनके नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। जैसे कोई इरिगेशन कर रहा है तो उसे उसके हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है वीट की तो उसे उसके हिसाब से पैसे दे दिए जाएंगे, कोई प्लाविंग कर रहा है तो उसके हिसाब से दे दिए जाएंगे। और जैसे कोई बंदा बहुत मेहनत करता था, एक्सेप्शनल वर्क करता था, बहुत ही जी तोड़ करके काम करता रहता था, तो उसे गवर्नमेंट रिवॉर्ड भी देती थी। और ये कलेक्टिव फार्मिंग ज्यादातर सोशलिस्ट कंट्रीज ने ही अडॉप्ट करी थी। सोशलिस्ट कंट्रीज हम जानते हैं ना, जो कि अपनी पब्लिक का बहुत भला करती है। फॉर एग्जाम्पल सोवियत यूनियन। तो अब फाइनली हमारी सारी टाइप की एग्रीकल्चर खत्म हो गई हैं।
और ये मैंने तुम्हें बोर्ड पे नहीं पढ़ाया, कॉपी के ऊपर पढ़ाया है। आई नो ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, बट यही नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि अगर मैं बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा तो उसमें बहुत 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 ज्यादा टाइम लगने वाला है। एंड आई एम अफ्रेड कि कहीं तुम्हारा कोर्स बीच में ना रह जाए। बाकी एफर्ट्स तो मैंने बिल्कुल वैसे ही डाले हैं जैसे मैं बोर्ड वाली वीडियो पे डालता था। बस अब इसे देख लो, याद कर लो, यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, यही उठा के तुम्हें लिख के आना है अपने एग्जाम में। और हाँ, प्लीज अब कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज। और हाँ, ये बताना कि कॉपी मेथड अच्छा है या बुरा है यार। खैर, मैं तो कॉपी पे ही बनाने वाला हूं अब, क्योंकि ये टाइम एफिशिएंट है मेरे लिए। चलो, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है, और उसमें हम डिस्कशन करेंगे माइनिंग के बारे में। चलो, तो तब तक के लिए बाय। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।